जरा सोचिए, अगर पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही कानून हो और सिर्फ एक ही शासक, क्या आप सच में आजाद होंगे? यही सवाल हमारे आज के केस बेस्ड क्वेश्चन में छुपा हुआ है। अगर आप कक्षा 10 इतिहास में पूरे नंबर लेना चाहते हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित होगा। आज हम सॉल्व करेंगे केस आधारित प्रश्न और अभिकथन कारण आधारित प्रश्न, जो सीधे बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए पहले समझते हैं राष्ट्र होता क्या है। एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। शौर्य, वीरता से युक्त अतीत, महान पुरुषों के नाम और गौरव, यह वह सामाजिक पूंजी है जिस पर एक राष्ट्र विचार आधारित किया जाता है। अतीत में समान गौरव का होना, वर्तमान में एकमत इच्छा संकल्प का होना, साथ मिलकर महान काम करना और आगे ऐसे काम करते रहने की इच्छा, एक जन समूह होने की यह सबसे जरूरी शर्त है। अतः राष्ट्र एक बड़ी और व्यापक एकता है। उसका अस्तित्व रोज होने वाले जनमत संग्रह से है। प्रांत उसके निवासी हैं। अगर सलाह के लिए जाने का किसी को अधिकार है, तो वह निवासी ही हैं। किसी देश का विलय करने या किसी देश पर उसकी इच्छा के विरुद्ध कब्जा जमाए रखने में एक राष्ट्र को वास्तव में कोई दिलचस्पी नहीं होती है। राष्ट्रों का अस्तित्व में होना एक अच्छी बात है, बल्कि यह एक जरूरत भी है। उनका होना स्वतंत्रता की गारंटी है। और अगर दुनिया में केवल एक कानून और उसका केवल एक मालिक होगा, तो स्वतंत्रता का लोप हो जाएगा। तो बच्चों, इस पैसेज में अभी हमने देखा कि जो राष्ट्र है वो सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, बल्कि राष्ट्र क्या है? एक भावना है, एक त्याग है, एक साझा इतिहास है, और सबसे बड़ी बात लोगों की इच्छा है। अब चलते हैं सवालों की तरफ। तो बच्चों, पहले क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, पहला प्रश्न है, राष्ट्र विचार किन बिंदुओं पर आधारित होता है? तो बच्चों, जो राष्ट्रीय विचार है वह क्या है? आप देख सकते हैं, राष्ट्र विचार वह सामाजिक पूंजी है जिसमें किसी राष्ट्र के लंबे प्रयासों, त्याग तथा समर्पण को स्थान दिया जाता है। यह व्यापक एकता से संचालित विचार है। तो राष्ट्र विचार क्या है? ये एक बहुत बड़ी अवधारणा है, जो हमने अपने राष्ट्र को आज़ाद कराने के लिए, जो यहाँ पे राजा का जो शासन चला करता था, उससे आज़ादी पाने के लिए जो हमने संघर्ष किया है, ये जो संघर्ष है, ये कोई छोटा संघर्ष नहीं है, ये बहुत बड़ा संघर्ष है, प्रयास है, त्याग है, समर्पण है। और इससे क्या हुआ है? एक व्यापक एकता भी आई है, जब हमारे अंदर राष्ट्रवाद का विचार आया है। बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 2, जनमत संग्रह से आप क्या समझते हैं? तो बच्चों, उत्तर है, जनमत संग्रह किसी खास मुद्दे पर सामान्य जनता की स्वीकृति अस्वीकृति के लिए कराई जाने वाली प्रक्रिया है। इसके माध्यम से किसी मुद्दे पर जनता की राय को सामने लाया जाता है। तो जनमत संग्रह क्या होता है? कोई भी जो मुद्दा है उस पर सामान्य जो जनता है उसकी स्वीकृति या अस्वीकृति, हम चाहते हैं ऐसा हो या ना हो, उसके लिए एक तरीके से आप कह सकते हैं वोटिंग की प्रक्रिया है, जिसमें आप या तो हाँ कहते हैं और या तो ना कहते हैं। तो ये क्या हो गया? जनमत संग्रह है, आपकी राय ली जाती है इस पे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, यहाँ जनमत संग्रह के महत्व को किस रूप में दर्शाया गया है? उत्तर, जनमत संग्रह द्वारा किसी देश पर उसकी इच्छा के विरुद्ध अन्य राष्ट्र के कब्जे की वास्तविकता को सामने रखा जा सकता है। साथ ही जन समस्याओं की प्रकृतियों के बारे में भी जाना जा सकता है। देखिए, जनमत संग्रह से क्या होगा? हम जब लोगों से उनके ओपिनियन लेते हैं, लोगों से उनकी राय जानते हैं कि वो किसी फैसले के विरुद्ध है या उसके पक्ष में है, तो इससे क्या पता चलता है हमें कि उस देश की इच्छा के विरुद्ध कहीं वहाँ पे कोई काम तो नहीं हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ है कि किसी दूसरे राष्ट्र द्वारा वहाँ पे कब्जा किया गया हो और उसके बाद वहाँ पे अपनी हुकूमत चलाई जा रही हो। तो जितने भी तरीके की जो समस्याएं होती हैं, उनसे हम क्या होते हैं? रूबरू हो पाते हैं जनमत संग्रह की वजह से। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्वतंत्रता का लोप कब हो जाता है? स्वतंत्रता कब खत्म हो जाएगी? यानी कि अगर विश्व में केवल एक कानून अगर विश्व में केवल एक कानून व एक नियंत्रक होगा, तो स्वतंत्रता का लोप हो जाएगा। देखिए, स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी अगर क्या हो? एक ही कानून हो, और ये सारी चीजें कंट्रोल करने के लिए हम क्या करें? सारी जो पावर्स हैं वो किसी एक व्यक्ति के हाथ में दे दें, तो उस समय क्या होता है? यानी कि हमारी स्वतंत्रता हमसे छीनी जा चुकी है। तो बच्चों, इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो बोर्ड की परीक्षा है, जो हमारा नया पैटर्न है, उसमें आप देखेंगे जो केस बेस्ड स्टडी वाले जो क्वेश्चन हैं, ये हमारे नए पैटर्न में आ चुके हैं। आप देखेंगे कि जो अभी लास्ट 9th क्लास का जो इस साल का पेपर आया हुआ है, उसमें भी ये सारी चीज़ें ऐड हो चुकी हैं, और आपको इस बार अपने बोर्ड के पेपर में भी ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो आप क्या करेंगे? इस तरीके के जो प्रश्न हैं उनकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लेंगे,
उन्हीं को आसान बनाने के लिए हमने क्या किया, एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम सब्जेक्ट वाइज अलग अलग सब्जेक्ट को लेंगे। पहले हम इतिहास से शुरू करेंगे, उसके बाद आगे हम भूगोल की तरफ बढ़ते हुए राजनीति की तरफ बढ़ते हुए और अर्थशास्त्र, इस तरीके से हम केस बेस्ड क्वेश्चन जो है उनको सॉल्व करेंगे, उनको सीखेंगे और साथ में ही अभिकथन और कारण आधारित प्रश्न जो है उनको भी सॉल्व करेंगे, ताकि आप परीक्षा में बहुत ही अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो कमेंट में आप ज़रूर बताएंगे कि आगे जो आने वाली वीडियो है वो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं। तो बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। तो बच्चों अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, जो अगला प्रश्न है वो अभिकथन और कारण आधारित प्रश्न है। इस प्रश्न में क्या होगा बच्चों, आपके पास 4 ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए तथा आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा है, ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा, ए सही है परंतु आर गलत है। और चौथा है, ए तथा आर दोनों गलत है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। अभिकथन दिया हुआ है, पहले फ्रांसीसी क्रांति ने यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना को प्रोत्साहित किया। ये एक कथन दिया हुआ है। तो हम जैसा जानते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद जब हम पढ़ते हैं तो यूरोप में राष्ट्रवाद की जो शुरुआत है वो ही फ्रांसीसी क्रांति 1789 से हुई है। तो यानी कि ये कथन बिल्कुल सही है कि यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना का जो शुरुआत हुई थी वो कहाँ से हुई थी, फ्रांसीसी क्रांति से हुई थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, कारण की तरफ बढ़ते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम स्वरूप लोकतांत्रिक विचार और राष्ट्रीय एकता की अवधारणा का विकास हुआ। तो जी हाँ, फ्रांसीसी क्रांति की वजह से क्या हुआ था, जब फ्रांस में क्रांति आई तो जो लोकतांत्रिक विचार है जैसे समानता की भावना और ये जो इससे पहले जो राजाओं द्वारा शोषण किया जाता था इसका विरोध करना, राष्ट्रीय एकता, ये सारी अवधारणाएं विकास हुआ। पहले क्या थी, ये सारी जो चीजें थी वो दबी हुई थी, लेकिन फ्रांस की क्रांति ने क्या किया, इनको अपलिफ्ट करने का काम किया। इनकी तरफ चलते हैं बच्चों। तो इसमें देख सकते हैं बच्चों, इस हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया। इसके हिसाब से हमारा जो ऑप्शन पहला है, यानी कि ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करते हैं, यानी कि कथन भी सही है और साथ में ही आप क्या देखेंगे, उसकी व्याख्या भी एकदम सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 3। अभिकथन दिया हुआ है, महात्मा गांधी ने भारत में राष्ट्रवाद को एक नई दिशा दी। तो आप देखेंगे कि महात्मा गांधी के भारत में आने के पश्चात ही क्या हुआ था, भारत में जो राष्ट्रवाद थी उसको एक दिशा मिली। इससे पहले जो आंदोलन होते थे वो हम देखते थे कि उसमें कोई भी दिशा नहीं थी। अब महात्मा गांधी जी ने क्या किया, जैसे आप देखते हैं कि उन्होंने चंपारण आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, अहमदाबाद आंदोलन, पहले इस तरीके के कुछ लोकल लेवल पे उन्होंने आंदोलन किए और उसके बाद उन्होंने बहुत बड़े जो आंदोलन है जैसे असहयोग आंदोलन 1920 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, इस तरीके के जो बड़े आंदोलन थे जिससे अंततः हमारे देश में आज़ादी हमें मिली, तो उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान था। तो ये कथन एकदम सही है। कारण की तरफ बढ़ते हैं। गांधी जी सत्याग्रह और अहिंसा के सिद्धांतों का पालन करते हुए ब्रिटिश साम्राज्य को मुक्त कराने के लिए जन आंदोलन शुरू किए। तो महात्मा गांधी जी द्वारा जो भी जन आंदोलन शुरू किए गए थे उसमें जो उनके 2 प्रमुख जो उनके बिंदु रहे हैं, जो प्रमुख धारणाएं वो लेते हुए चले हैं, वो क्या क्या थी, सत्याग्रह और अहिंसा। इन दोनों का विचार लेते हुए उन्होंने क्या किया, भारत में राष्ट्रवाद का बिगुल बजाया था। तो इसके हिसाब से अब चलते हैं बच्चों ऑप्शंस की तरफ। तो इसमें भी हमारा ऑप्शन ए जो है वो सही है, यानी कि ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बच्चों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भूमंडलीकरण ने सांस्कृतिक विविधता को नष्ट कर दिया है। कारण है, भूमंडलीकरण से एक जैसी जीवन शैली और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा मिला है। तो इसमें बच्चों आप देखेंगे कि जो कथन है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि सांस्कृतिक विविधता को नष्ट कर दिया है। भूमंडलीकरण से क्या हुआ, विदेशों से भी यहाँ पे कंपनियां आने लगी, विदेशों की जो संस्कृति थी, विदेशों की जो जीवन शैली थी उनके साथ वो भी यहाँ पे आने लगी और इसने हमारी जो सांस्कृतिक विविधता थी उसको पूरी तरीके से नष्ट कर दिया। सही है, भूमंडलीकरण से एक जैसी जीवन शैली और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा मिला, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जब बाहर से लोग यहाँ पे आए तो हमने उनकी जीवन शैली को कॉपी किया, साथ में ही उन्होंने भी हमारे जो संस्कृति थी उसको कॉपी किया। तो इससे क्या हुआ, हमारे विचारों का, हमारे खान पान का, हमारे रहन सहन का क्या हुआ, आदान प्रदान हुआ। तो बच्चों कथन तो सही है और कारण भी सही है, लेकिन जो कारण है वो इस कथन की व्याख्या नहीं करता है। तो एक बार ऑप्शंस भी आप देख लेंगे। तो बच्चों इधर हम देख सकते हैं जो हमें यहाँ पे ऑप्शन बी दिया हुआ है, हमारा ऑप्शन बी एकदम करेक्ट है। ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु
आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शंस दोनों ही सही हैं, लेकिन जो ए है वो आर की सही व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, भूमंडलीकरण ने सांस्कृतिक विविधता को नष्ट कर दिया। हाँ, तो नष्ट कर दिया क्योंकि बाहर से कंपनियां आई, तो इसके कारण जो हमारे यहाँ पे जो सांस्कृतिक विविधता हमें देखने को मिलती थी वो पूरी तरीके से नष्ट हो गई। लेकिन दूसरे में क्या कहा गया, भूमंडलीकरण से एक जैसी जीवन शैली और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा मिला। यानी कि एक तरफ तो विविधता नष्ट हुई और दूसरी तरफ उसकी वजह से क्या हुआ, समानता भी आई है, क्योंकि हमने आपस में एक दूसरे का खान पान, रहन सहन और संस्कृति को आपस में एक्सचेंज किया। तो ऑप्शंस दोनों सही हैं, लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो बच्चों, जब आप इस तरीके के क्वेश्चन यानी कि अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन आप करते हैं, तो आपको एग्जाम में क्या ध्यान देना है, आपको यहाँ एग्जाम में ये ध्यान देना है कि आपको पहले अभिकथन और कारण दोनों को देखना है कि अभिकथन हमारा सही है या नहीं है। फिर दूसरा हम कारण को देखेंगे, कारण सही है या नहीं है। पहले तो आप सिर्फ ये देखिए सही है या गलत है अभिकथन और कारण, और जब आप श्योर हो जाते हैं कि ये सही है या गलत है, फिर आपको देखना है जो कारण दिया हुआ है क्या वो कथन की सही व्याख्या करता है या नहीं करता है, यानी कि उसको जो हमारी स्टेटमेंट है उसको वो सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके हिसाब से हमारे पास जो 4 ऑप्शंस दिए होंगे उसको हमें क्या करना होगा बच्चों, सेलेक्ट करना होगा। तो बच्चों, इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से हम केस आधारित जो प्रश्न हैं उनको सॉल्व करेंगे पेपर में, और किस तरीके से हम जो हमारे अभिकथन कारण आधारित प्रश्न हैं उनको सॉल्व करेंगे। बच्चों, अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हुआ हो तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पे कमेंट कीजिए, और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आगे जो वीडियोज़ हैं वो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं। बच्चों, इस तरीके की वीडियोस आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।